हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइंस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। साइंस का पार्ट 2 हम पहले लेकर आए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला है क्वेश्चन, ओजोन क्षरण। ओजोन क्षरण क्या है? देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपरी परत में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। आधुनिक युग में मानव द्वारा नवीनतम संसाधनों जैसे एसी, एयर कंडीशनर होता है, रेफ्रिजरेटर आदि का इस्तेमाल करने से सीएफसी गैस का उत्सर्जन होता है, जो ओजोन क्षरण का कारण है। अब देखिए, ओजोन क्षरण से वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। या तो वो सीधा ये कहेंगे कि ओजोन क्षरण क्या है बताइए, तो आपको ये बताना है, ठीक है। या फिर वो क्वेश्चन ये पूछेंगे कि ओजोन क्षरण के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो आप बताएंगे सीएफसी। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है वो मुख्यतः ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा एक प्राकृतिक क्रिया है। वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके गंधक, तेजाब और नाइट्रिक अम्ल बन जाता है, तो अम्ल वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, अम्ल वर्षा क्या है? ये एक प्राकृतिक क्रिया होती है और वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो ये जल के साथ क्रिया करते हैं, तब गंधक, तेजाब और नाइट्रिक अम्ल बन जाता है, तो अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस यहाँ पर हमने लिखा है SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो देखिए, हमारी पृथ्वी पर उपस्थित वातावरण को हम ग्रीन हाउस कहते हैं। जब वातावरण में उपस्थित कुछ गैसें वातावरण के तापमान में वृद्धि करती हैं, तो इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर वातावरण है, इसे ग्रीन हाउस कहते हैं। अगर पृथ्वी को देखा जाए तो चारों ओर का जो वातावरण है उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। और जब वातावरण में कुछ ऐसी गैसें जो कि वातावरण के तापमान में वृद्धि करती हैं, तो उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यानी कि तापमान में वृद्धि होना, ये ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ठीक है, अब ग्रीन हाउस के लिए गैसें कौन कौन सी हैं उत्तरदायी, तो आप देखिए, जलवाष्प, CO2, CH4, N2O और CFC। ठीक है दोस्तों, ये गैसें मुख्यतः ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं। अगला क्वेश्चन है, हुंड का नियम। तो हुंड का नियम क्या है? देखिए, किसी उपकोष में किसी उपकोष की विभिन्न कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, जैसे हुंड का नियम ये है कि जैसे पी हो गया उपकोष कोई है, ये मान लो पी में कितने होते हैं? अधिकतम 6 रह सकते हैं। तो इसका जो हुंड ने नियम दिया था वो ये था नियम कि अगर जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता, यानी कि अगर इसमें एक किया हमने पहले में और दूसरे में एक है और तीसरे में एक है, तभी जो है जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तभी वो एक को युग्मित करेगा। ठीक है, तभी दो आएंगे इसमें। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जो तीसरा वाला कक्षक है इसमें एक भी ना हो और आप इसमें दो कर दें और ये युग्मित हो जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। इसमें क्या नियम है कि जब तक सभी कक्षक यानी प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता है तब तक युग्मित नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम क्या है? किसी भी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। ये पाउली का अपवर्जन नियम है। तो पाउली ने ये नियम दिया था कि
किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। यदि, अब देखिए क्वांटम संख्याओं को किससे हम डिनोट करते हैं, NLMS, ठीक है, ये क्वांटम संख्या होती हैं। यदि 2 इलेक्ट्रॉनों के N, L और M यानी कि 3 क्वांटम संख्याओं के मान तो समान हो सकते हैं, लेकिन चौथी जो क्वांटम संख्या होगी S, उसका मान 100% अलग होता है। ठीक है दोस्तों, अब NLMS जो क्वांटम संख्या होती हैं उन्हें हम कहते क्या हैं, तो N होती है उसे मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है, और जो L होती है उसे द्विगांशी क्वांटम संख्या, और जो M होती है उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या, और जो S होती है उसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी क्वांटम संख्याएं और पाउली का अपवर्जन नियम। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है अफबाउ का नियम। क्या है अफबाउ का नियम, तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की भरने का क्रम उनके उपकोष की ऊर्जा की वृद्धि के क्रमानुसार होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले उपकोष में पहले भरे जाते हैं, अर्थात सबसे पहले S उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर P में, फिर D में, और अंत में F उपकोष में। तो ये अफबाउ का नियम है। ठीक है दोस्तों, SPDF जो उपकोष होते हैं, तो सबसे पहले S में, क्योंकि S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर P में 6 होते हैं, फिर इसी तरह से D में, फिर F में, तो इस क्रम में भरे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। SPDF जो हमने अभी आपको बताया। अगला है अब दर्पण। दर्पण क्या है, दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये दर्पण होते हैं 3 प्रकार के। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष, ये यहाँ पर लेंस हो गया दोस्तों। दर्पण से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं वो आप देखिए। अब समतल दर्पण से, हाँ, जो दर्पण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दोस्तों एग्जाम्पल से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपसे, जैसे कि समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण का। ठीक है, तो समतल दर्पण जो है वो घरों में यूज किया जाता है प्रतिबिंब देखने के लिए। जैसे घरों में जो दर्पण यूज किए जाते हैं उन्हें कहते हैं समतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए ये होता है समतल दर्पण। और अब आता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, देखिए, जो उत्तल दर्पण होता है वो गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने में उपयोग इसका किया जाता है। जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें जो ड्राइवर की साइड में जो लगा होता है दर्पण, वो उत्तल दर्पण होता है, जो पीछे का दृश्य देखते हैं। और सोडियम परावर्तक लैंप में इसका यूज किया जाता है उत्तल दर्पण का। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का यूज क्या होता है, तो अवतल दर्पण जो है वो बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम में आता है। आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण होता है ये अवतल दर्पण। और गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में, और जो गाड़ी की हेडलाइट होती है आगे की, उसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, और सोलर कुकर में। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे यहीं से बनेगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। वो आपको या तो एग्जाम्पल दे देंगे कि जो गाड़ी होती है उसमें जो ड्राइवर की साइड में जो दर्पण लगा होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो आप बता देंगे उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं दर्पण से। ठीक है, अब चलिए देखते हैं निकट दृष्टि दोष। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं और पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ये होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष आप ऐसे याद रखेंगे, निकट का है तो यानी कि निकट का पास दिखेगा, इसमें उल्टा होता है, दोष है तो निकट में पास दिखेगा और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दिखेंगी। ठीक है, निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का यूज किया जाता है, तो आप बता देंगे अवतल लेंस का। दूरदृष्टि दोष में क्या है, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई देंगी और पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, ये उल्टा होता है निकट दृष्टि दोष का। तो इसमें निवारण के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो ये तो हो गए निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब देखते हैं अम्लराज। तो अम्लराज क्या होता है? अम्लराज 3:1 में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है अम्लराज। ठीक है। उपयोग सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में। इसका जो अम्लराज है उसका उपयोग क्या होता है? सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि कई अभ्यर्थियों से पूछे भी गए थे और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं, तो इसलिए आप इन्हें ज़रूर याद कीजिए। तो पहला है चौक का। इसका व्यापारिक नाम चौक होता है और रासायनिक नाम इसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। आपको रासायनिक नाम भी याद करना है और रासायनिक सूत्र भी याद करना है। ठीक है दोस्तों। अगला है सुहागा। सुहागा का रासायनिक नाम होता है बोरेक्स और इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2BHO7 × 10H2O। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिटकरी। तो फिटकरी का होता है रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये होता है फिटकरी का फॉर्मूला। अगला है जिप्सम। तो जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। अगला है नीला थोता। नीला थोता को रासायनिक नाम में कहते हैं कॉपर सल्फेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। अगला है हरा कशीस। हरा कशीस का जो रासायनिक नाम है उसे कहते हैं फेरिक सल्फेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2SO4 का होल थ्राइस। ये जो फॉर्मूले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, इन्हें आप ज़रूर याद कीजिए। अगला देखते हैं कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास का जो रासायनिक नाम है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसका जो सूत्र होता है वो होता है KOH। अगला है स्प्रिट। स्प्रिट का रासायनिक नाम होता है मेथिल एल्कोहल और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो है CH3OH। अगला है एल्कोहल। एल्कोहल का जो रासायनिक नाम है वो होता है एथिल एल्कोहल। वो होता है एथिल एल्कोहल और इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। अगला है खाने का सोडा। तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो है NaHCO3। अगला है धोने का सोडा। तो धोने का सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। अगला है सूरा। तो सूरा का जो रासायनिक नाम होता है वो है पोटेशियम नाइट्रेट और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो KNO3 होता है। बुझा चूना। बुझा चूना का जो है रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है दोस्तों। लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का होता है रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो होता है N2O। अगला है लाल दवा। लाल दवा जो कुएं में डाली जाती है। तो लाल दवा का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट और इसका जो फॉर्मूला होता है वो है KMnO4। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं चूना। तो चूना का होता है रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड और इसका जो फॉर्मूला होता है वो CaO। लाल सिंदूर। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है लेड पर ऑक्साइड और इसका जो फॉर्मूला होता है Pb3O4 और जो नौसादर है उसका होता है अमोनियम क्लोराइड और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो NH4Cl। TNT का ट्राई नाइट्रोटॉलुइन इसका होता है रासायनिक नाम और इसका जो फॉर्मूला है वो C6H2CH3NO2 का होल थ्राइस। ठीक है दोस्तों। ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है वो है C6H12O6। अगला है सिरका। तो सिरका का होता है रासायनिक नाम एसीटिक एसिड या तनुघोल। एसीटिक एसिड का तनुघोल इसे कहते हैं और इसका जो फॉर्मूला है वो CH3COOH। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो कि जूनियर असिस्टेंट के इंटरव्यू में पूछे गए थे और प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए थे, तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर याद कीजिए। और जो आगे हमने आपको कई डेफिनेशन बताई थी
हुंड का नियम, पाउली का नियम, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप लोग इन्हें ज़रूर याद करके जाएँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।